कोरोना पेंडेमिक ने जहां पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले ली है, पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी इसने हमें अभी तक सिखा दिए हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि हम कभी कभी क्या चाहिए पे फोकस ना करके क्या ज़रूरी है उस पे फोकस करें, बेयर मिनिमम पे फोकस करें, एसेंशियल्स पे फोकस करें, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि हमारे एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और फिजूल खर्ची ना करके थोड़ा सेविंग्स पे फोकस करें। बेसिकली वही लेसन है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा से हमें सिखाते आए हैं, बट शायद उसकी इम्पोर्टेंस हमें इस दौर में पता लगी है। और जो कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट है वो बेसिकली वही सेगमेंट है जो कि उन्हीं लोगों को केटर करता है, उन लोगों को केटर करता है जिनको एकदम बेहद ज़रूरी होता है, तभी वो मोटरसाइकिल लेते हैं, उसे एज अ वर्क हॉर्स वो यूज़ करते हैं। और उसके लिए उन्हें चाहिए होता है कि एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी दे, मतलब माइलेज भी आपको अच्छी ऑफर करे, और साथ में रिलायबल भी हो, लंबा चले। और इसी वजह से हीरो स्प्लेंडर जो है वो भारत में सुपर सक्सेसफुल है। वो सेम फॉर्मूला टीवीएस ने 2018 में अप्लाई करने की कोशिश की अपने इस प्रोडक्ट के साथ में, टीवीएस रेडियन के साथ में, पर उसमें कुछ एक कमियां जो थी वो रह गई थी, जो कि 2020 टीवीएस रेडियन BS6 में उन्होंने एड्रेस की है। तो क्या ये अब पहले से बेहतर बन गई है, और क्या ये अब ये ज़्यादा सेंसिबल प्रोडक्ट बन गया है? टाइम टू फाइंड आउट। 2020 टीवीएस रेडियन के लुक्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें कोई नयापन नजर नहीं आएगा, क्योंकि मोटरसाइकिल को लॉन्च हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, और वैसे भी ये सिर्फ BS6 अपडेट है। इसका मतलब आपको वही सेम पैनल्स, ग्राफिक्स और 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ऑब्वियसली सस्पेंशन सेटअप भी सेम है। फ्रंट में आपको वही रेगुलर टेलीस्कोपिक, रेयर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिलते हैं। हालांकि अगर आप इसका स्पेशल एडिशन ऑप्ट करेंगे तो आपको कई बदलाव नजर आएंगे, जैसे कि क्रोम रियर व्यू मिरर्स, टैंक पर रिवाइज थाई पैड डिजाइन, न्यू टैंक कुशन, नई सीट, नए मेटालिक लीवर्स और नए ग्राफिक्स, और ये सभी बदलाव इसे काफी रेट्रो लुक देते हैं। साथ में स्पेशल एडिशन में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं। तो जहां लुक्स के मामले में, जैसे कि मैंने कहा कि स्पेशल एडिशन जो है वो शायद आपको ज्यादा भाएगा, तो अगर आपका दिमाग वहां पे है, थोड़ा एक्स्ट्रा आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो बेस मॉडल है वो मेरे हिसाब से कम्यूटर सेगमेंट के हिसाब से ठीक दिखता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। हालांकि जो सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा बदलाव आपको इसमें नजर आएगा वो है ऑफकोर्स इसका BS6 इंजन। और ज़रूरी यहाँ पे कीवर्ड इसलिए भी है क्योंकि आप बिना BS6 इंजन के व्हीकल्स आज भारत में नहीं बेच सकते, तो इन्हें करना ही था। तो उसे चेंज करने के लिए इन्होंने जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया है। इंजन वही है, बेसिकली वही 109 सीसी का आपको जो 4 स्ट्रोक इंजन है वही मिलता है, बस उसमें FI यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से 2 बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव, जो पावर आउटपुट फिगर्स है उसमें थोड़ी कमी आपको नज़र आएगी। जहाँ पे जो पुराना वाला मॉडल था वो लगभग 8.4 PS के आसपास पावर निकालता था, मोटे मोटे तौर पे 8.4 bhp आप बोल सकते हैं, उतना पावर निकालता था। और जो ये वाला मॉडल है वो लगभग 8.08 PS के आसपास निकालता है, मतलब 8 bhp के आसपास निकालता है। पर क्या वो रियल में चलाते वक्त भी आपको लगेगा? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ, इनफैक्ट मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है ओवरऑल पावर डिलीवरी में। कार्बोरेटेड जो इंजन होते हैं वो यूजुअली थोड़े ग्रंटी होते हैं, थोड़े से बेहतर परफॉर्मेंस वाइज हल्के से माने जाते हैं, बट मेरे हिसाब से कम्यूटर सेगमेंट की व्हीकल के हिसाब से इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अच्छी कंसिस्टेंसी है पावर में, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मिड रेंज भी इसकी ठीक ठाक लगी है, तो कोई परेशानी नहीं हुई है। तो फ्रॉम द वर्ड गो आपके पास में ठीक पावर रहती है, अच्छा ग्रंट भी रहता है एक कम्यूटर सेगमेंट की व्हीकल के हिसाब से, और मिड रेंज भी इसकी अच्छी है। ऑफ कोर्स हाई रेंज में ये कोई भी व्हीकल जो है, चाहे ये हो या स्प्लेंडर हो, वो बहुत से परफॉर्म नहीं करते हैं, बट ये कंपैरेटिवली स्प्लेंडर से बेहतर परफॉर्म करती है हायर रेंज में भी। जब आप इसे बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो ये स्प्लेंडर से बेहतर आपको परफॉर्म करके देगी। अब जो एक कमी पहले थी कि इसमें रिफाइनमेंट की कमी थी, वो रिफाइनमेंट की कमी भी इस BS6 अपडेट के साथ में दूर हो गई है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा एक्सट्रीमली रिफाइंड हो गई है, बट अगर आप पुराने वाले मॉडल से कंपेयर करें तो बेहद रिफाइंड है। और हाई रेंज में, मतलब आप हाई स्पीड परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे, उस वक्त ये स्प्लेंडर से बेहतर है परफॉर्मेंस के लिहाज से, मतलब रिफाइनमेंट के लिहाज से। काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट लगा है, बहुत अच्छा व्हीकल लगा है कि एक कम्यूटर को क्या चाहिए होता है, रिफाइनमेंट चाहिए होता है, कंफर्ट चाहिए होता है, वो आपको देती है। कंफर्ट में एक और चीज़ मदद करती है, वो है सीट। अब सीट जो है इस व्हीकल की वो सबसे कंफर्टेबल है अपने सेगमेंट में, सबसे चौड़ी सीट है, पहले भी थी, और सबसे लंबी सीट है। अब लंबी सीट का मतलब ये होता है कि हम रूरल इंडिया में जब जाते हैं या स्मॉल टाउन में जाते हैं तो लोग 3-3
लोगों को लाद कर चलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। पर 2 लोगों के हिसाब से बेहद कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत आपको वहाँ पर भी नज़र नहीं आएगी। और कंफर्ट ओवरऑल, एक तो सीट हाइट जो है वो इसकी काफ़ी कम है। सीट हाइट कम होने का मतलब है कि अगर आपकी कम हाइट भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे जितने भी हैं 5'6", 5'7" के बीच में, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उससे लंबे हैं तो परेशानी होगी ही नहीं। इनफैक्ट मुझसे कम भी हैं तो भी आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, क्योंकि कर्व वेट भी जो है वो इसका अच्छा खासा कंट्रोल्ड है। इसका जो कर्व वेट है वो लगभग 116 से 118 kg के बीच में है, जो कि एक सही माना जाता है कम्यूटर व्हीकल के। अब जो कम्यूटर मोटरसाइकिल होती है उसमें राइड क्वालिटी का भी एक अच्छा खासा रोल होता है। वैसे हर मोटरसाइकिल में राइड क्वालिटी का भी अच्छा खासा रोल होता है, पर कम्यूटर एक इकलौता सा सेगमेंट है जो कि बेसिकली हर जगह यूज़ किया जाता है। अगर आप बेहद सिटी वाले एरियाज़ में भी जा रहे हैं तो भी इसका काम होगा। अगर आप गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यूजुअली रूरल इंडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो वहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। तो एक सही बैलेंस होना चाहिए, ट्यूनिंग में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर भी लगा है। इनफैक्ट मुझे कई जगह पर ये स्प्लेंडर से बेहतर लगा है सस्पेंशन के तौर पे। तो अच्छा सा ट्यून यहाँ पे किया गया है, तो ओवरऑल अच्छा काम किया है सस्पेंशन के तौर पे। यहाँ पे टायर जो है वो ग्रिप भी ठीक ठाक ऑफर कर देते हैं। अगर आप जो रिक्वायर्ड स्पीड लिमिट्स है उसमें चला रहे हैं, अगर आप 80 kmph तक चला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कोई परेशानी आपको ज़्यादा होगी। अच्छी खासी ग्रिप ये टायर प्रोवाइड कर देते हैं, और ख़राब रास्तों पे परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक ये प्रोवाइड कर देते हैं। कमिंग टू द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, तो अगर आप ड्रम ब्रेक बेस वर्जन ले रहे हैं, जो कि मैं चला रहा हूं, तो वो आपको 130 mm फ्रंट ड्रम ब्रेक के साथ में मिलता है, और रेयर में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। तो ओवरऑल ड्रम ब्रेक की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो ये ठीक आपको परफॉर्म करके देगा। ऑफकोर्स अगर आपको ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग चाहिए तो आप इसका स्पेशल एडिशन ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, जिसके साथ में डिस्क ब्रेक आता है। मतलब स्पेशल एडिशन में एक ड्रम ब्रेक वर्जन भी आता है और एक डिस्क ब्रेक वर्जन आता है। डिस्क ब्रेक अगर आप जा रहे हैं तो वो लगभग 65,000 64,000 थोड़ा ज़्यादा है, वो उसकी एक शोरूम प्राइस है। तो अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। बट ओवरऑल ड्रम ब्रेक का एक व्हीकल अगर आप ले रहे हैं, चाहे स्प्लेंडर लें या फिर ये वाला लें, तो दोनों में से अगर आप देखोगे तो ये दोनों ठीक ठाक परफॉर्म कर देते हैं। ये थोड़ा सा मुझे हल्का सा बेहतर लगा है ब्रेकिंग मामले में। हालांकि हमने दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट नहीं किया है, बट जो मैंने लास्ट चलाया था और मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा बेहतर डेफिनेटली लग रहा है। अगर आप प्राइसिंग की बात करोगे तो ये व्हीकल जो है वो लगभग, ये वाला मॉडल बेस मॉडल जो है वो 58,000 लगभग 59,000 के आसपास आ जाता है। मतलब लगभग 6,600 इसकी प्राइस जो है वो बढ़ाई गई है। मुझे लगता है कि टू व्हीलर वालों ने BS6 आने के बाद में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है। तेरे 4 व्हीलर जो अगर आप देखोगे, कई 4 व्हीलर्स के अंदर ही आपको 10,000 की बढ़ोतरी मिलती है, बट 2 व्हीलर में बहुत बढ़ाया गया है, तो वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बट ये सिर्फ TVS के लिए नहीं है, सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है टू व्हीलर, उन्होंने ये किया है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, जो कि ऑफकोर्स अगर आप कम्यूटर ले रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, भैया कितना देती है ये। अब ये देती कितना है, एक्चुअली पुराने वाले मॉडल से कंपेयर करेंगे तो उससे अच्छा खासा ज़्यादा देती है। कंपनी का क्लेम है कि BS6 इंजन आने के बाद में इसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है फ्यूल एफिशिएंसी में, माइलेज में। तो 15% की बढ़ोतरी का मतलब है क्लेम्ड माइलेज पहले लगभग 70 kmpl के आसपास था, उसका 15% अगर आप बढ़ाएंगे तो लगभग 80 के आसपास ये आपको ऑफर कर देगा मोटे मोटे तौर पे। फिर गणित खराब हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट इंप्रूवमेंट 15% का हुआ है। अब रियल में कितना दे रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी उस मामले में गणित खराब नहीं है। तो उस मामले में इसने मुझे लगभग 64 से 65 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी दी है। मैंने बहुत आराम से चलाया, कम्यूटर के जैसे चलाया है, बहुत ज़्यादा रफली नहीं चलाया है, और इसी वजह से इसने ठीक परफॉर्म करके दिया है फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। तो इतना आपको दे देगी, अगर आप आराम से चलाएंगे तो डेफिनेटली 64-65 kmpl आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कि पहले बड़ी शिकायत होती थी। तो उस बड़ी शिकायत को अब इस BS6 मॉडल के साथ में TVS ने एड्रेस किया है, जो कि मेरे हिसाब से एक काबिले तारीफ बात है। एंड नाउ दी सबसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण, आखिरी सवाल कि क्या TVS Radeon BS6 को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके सामने हीरो स्प्लेंडर जैसा एक तगड़ा व्हीकल हो, मतलब बेताज बादशाह है वो इस सेगमेंट का। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ नया ट्राई आउट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये नया है, इसलिए भी क्योंकि ये मुझे परफॉर्मेंस के मामले में स्प्लेंडर से बेहतर लगा है। आप चाहे मिड रेंज की बात कर लीजिए या फिर हाई रेंज की बात कर लीजिए, हाई स्पीड परफॉर्मेंस की आप बात कर लीजिए, मुझे दोनों तरीके से ज़्यादा ये बेहतर लगा है। इनफैक्ट थोड़ा सा स्पोर्टी, ये आपको कम्यूटर में स्पोर्टी वैसे एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत है, बट गुस्ताखी माफ़, पर फिर भी
मैं आपको ये बोलूँगा कि ये थोड़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी परफॉर्मेंस ऑफर करता है स्प्लेंडर के मुकाबले। और एक और चीज़ जो काफ़ी स्पोर्टी लगती है मुझे, जो कम्यूटर्स में आप वापस नहीं देखते हैं, वो है कि इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है वो काफ़ी ग्राउली सा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, काफ़ी बेसी सी उसकी आवाज़। और टीवीएस ने इसमें महारत हासिल कर रखी है। एंटॉर्क का भी अगर आप साउंड सुनोगे तो किसी को लगेगा कि आप कोई भारी मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हो, और ऐसा ही आपको यहाँ पर भी नज़र आता है। तो आई थिंक बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव की गई है, बट मुझे लगता है कि जो डिस्क ब्रेक वाला वर्जन है उसकी प्राइस थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव रखी जानी चाहिए थी। अगर वो लगभग 62,000 के आसपास होता तो थोड़ा और मज़ा आ जाता। बट अगैन अगर आपको वो सही प्राइसिंग में लगता है तो वो कंसिडर कर सकते हैं। बेस वर्जन जो है वो भी थोड़े से और एग्रेसिव हो सकते थे, बट ठीक ठाक प्राइस मुझे लग रही है अगर आप हीरो स्प्लेंडर से कंपेयर करेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा रिलायबल प्रोडक्ट देने की कोशिश की है टीवीएस ने। अगर आप चाह रहे हैं इसे ट्राई आउट करना तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।